अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, आप युद्ध और जंग में मास ग्रेव के बारे में सुनते आए होंगे, लेकिन एक पीसफुल कंट्री में जहां गवर्नमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, जुडिशियरी और आर्मी एक्टिवली फंक्शन में हो, वहां किसी मास ग्रेव के बारे में इमेजिन करना और उसके ऊपर भी कि उस मास ग्रेव के ऊपर सब्जी बो दी जाए, इसको इमेजिन करना ज़रा मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं भागलपुर राइट की। आज इस वीडियो में भागलपुर राइट क्यों और कैसे हुआ, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे और हम इस फसाद और इस राइट और इस कत्लेआम से क्या सीख सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट होने से पहले भागलपुर में एटमॉस्फेयर और माहौल क्या था, इसको समझ लेते हैं। 1983 में एक प्रोफेसर धनपति पांडे एक बुक लिखता है, मध्यकालीन अरब, जिसमें वह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स कमेंट करता है। मुसलमान सिविलाइज तरीके से इस इशू को पटना हाईकोर्ट में ले जाते हैं, मगर पटना हाईकोर्ट अपना फैसला बुक और ऑथर के फेवर में सुनाती है। चूंकि प्रोफेसर हिंदू कम्युनिटी से था और मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसीलिए यह इंसिडेंट पूरे बिहार को और ख़ास तौर से भागलपुर को बहुत ज़्यादा कम्युनली चार्ज कर देता है। फिर होती है बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर कंट्रोवर्सी की एंट्री। साल 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया जाता है, जिसके बाद ही पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। ये टेंस माहौल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमानों के कत्लेआम पर आकर के रुकता है। नफरत की वो लपटें भागलपुर भी पहुंच जाती है और फिर किसी न किसी बहाने भागलपुर को लगातार बारूद के ढेर के ऊपर पुश करती जाती है, जिसमें 1986 में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भागलपुर शहर के अंदर राम जानकी रथ ऑर्गेनाइज करते हैं। माहौल खराब होने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए पुलिस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से इस रैली को गुजरने की परमिशन नहीं देती है, जिससे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। सिमिलरली अगले साल 1987 में दुर्गा पूजा इमर्शन यानी भसान रैली को करतारपुर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से गुजरने की परमिशन नहीं दी जाती है, मगर आरएसएस और वीएचपी के लोग जबरदस्ती वहां से रैली ले जाते हैं। अप्रैल 1989 में भी रामनवमी की रैली करतारपुर से जबरदस्ती ले जाया जाता है, बावजूद इसके कि पुलिस की परमिशन नहीं होती है। इस बार वहां छोटा मोटा क्लैश हो जाता है और पुलिस एक्शन के नाम पर हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से अरेस्टिंग करती है, मगर सिटी एसपी के ऑर्डर से सिर्फ हिंदू यूथ को जल्दी रिलीज कर दिया जाता है। इस नाइंसाफी की वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। फिर 12 अगस्त 1989 को मुहर्रम और विशारी पूजा एक साथ होने की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्शियल एटीट्यूड और बायसनेस की वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और प्रोटेस्ट करते हुए मुहर्रम की रैली कैंसिल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और वीएचपी के लोग बहुत बड़े लेवल पर इस रैली के लिए प्रिपरेशन करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। इन सब निगेटिव डेवलपमेंट और प्रिपरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंशनली इग्नोर करती है। ये सब इंसिडेंट और प्रिपरेशन आज़ाद भारत के उस वक्त के सबसे बड़े और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाले मुसलमानों के कत्लेआम की पृष्ठभूमि और रूपरेखा को तैयार कर देती है। पूरे भारत के जैसे भागलपुर में भी राम जन्मभूमि के लिए वीएचपी ईंट पूजा और ईंट जमा करती है, जिसके लिए रामशिला प्रोसेशन यानी जुलूस ऑर्गेनाइज किया जाता है। माहौल बहुत ज़्यादा टेंस होने की वजह से पीस कमेटी की मीटिंग होती है, जहां मुस्लिम साइड रैली को मुस्लिम एरिया से गुजारने के लिए ऑब्जेक्ट करती है और विरोध करती है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें यह एश्योर करती है कि रैली में मैक्सिमम 50 लोग होंगे और इससे ज़्यादा नहीं होंगे और कोई नारेबाजी और कोई स्लोगन नहीं होगा। रैली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से यानी करतारपुर से गुजरता है। एक एक्टिविस्ट मिस्टर कपिल देव मंडल इंक्वायरी कमीशन को यह बताते हैं कि न सिर्फ ये कि जुलूस में बड़ी तादाद में लोग थे, बल्कि उनके हाथों में हथियार भी थे, जैसे लाठी, डंडा, तलवार, भाला और गरासा,
और वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन गा रहे थे और बहुत ज़्यादा गालियों जैसे नारे लगा रहे थे, जैसे बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का, जय माँ काली, करो करतारपुर खाली, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, और भी कई सारे अब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन बोले जा रहे थे। ये सारे अब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन और गालियों वाले गाने अब शायद हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और विजुअलाइज कर पाएँ, क्योंकि रामनवमी की और दुर्गा पूजा की ऐसी बहुत सारी रैलियों की वीडियोस सोशल मीडिया पर अब मौजूद है, जिसमें मुसलमानों को गालियों में और नारों में गालियां दी जाती कहते हैं कि वहां कोई मुस्लिम इंग्लिश स्कूल था जिसने जुलूस के ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंका, जिसमें 11 पुलिस वालों को माइनर इंजरी हुई। इस इंसिडेंट को भागलपुर राइट का सबसे ट्रिगरिंग पॉइंट माना जाता है। इंक्वायरी कमीशन ने खुद इस बात को माना कि यह पूरा मामला बहुत फिशी है और यह साबित नहीं हो पाया कि बॉम्ब फेंकने वाले मुसलमान थे या हिंदू थे, मगर अफवाहों का और झूठे प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा बाजार गर्म हुआ और फिर शुरू हुआ मुसलमानों के खिलाफ एक सिलसिलेवार शातिराना साजिश के तहत कत्लेआम, जो अगले 2 महीनों तक और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 6 महीनों तक चलता रहा, जिसमें चचगोरा में 25 लोगों का, पतघारी में 27 लोगों का, रसूलपुर में 30 लोगों का, चंदेरी में 70 लोगों का, अमनपुर और सिलमपुर में 77 लोगों का, भथोरिया गांव में 85 लोगों का और लोगैन गांव में 118 से 128 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, या यूं कहिए कि उन्हें शहीद कर दिया गया। चंदेरी गांव में 27 अक्टूबर को मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जहां गांव के तकरीबन 70 मुसलमान शेख मन्नत के घर में छुपे हुए थे, मगर गांव के लोगों ने उन्हें झूठा झांसा दिया और यह कहा कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और सेफली एस्कॉर्ट कर देंगे। जैसे ही मुसलमान उन पर भरोसा करके अपने घर से बाहर निकले, उन्हें आगे और पीछे से मारना और ज़िबा करना शुरू किया गया। वहां से सिर्फ 9 साल की एक बच्ची जिंदा बच पाई, जो आगे चल करके पूरे जो चंदेरी कत्लेआम है उसकी गवाह बनी। वहाँ के सरपंच, मुखिया, बाकी घर के गाँव लोग के लोग सब लोग आए, तो बोला हम लोग यहाँ से तुम लोग को सुरक्षित जगह पर पहुँचा देते हैं, यहाँ पर लड़का लोग बदमाशी करा, चलो बचा दो। तो सब लोग उसके बाद पर निकल गए घर से बाहर कि हम लोग को सही पहुँचा देंगे। तो जैसे निकले आगे और पीछे आदमी को लिया, बस एक तरफ से आगे जा रहे तो आगे ही काट रहे, पीछे जा रहे तो पीछे ही। पीस बोला कि एक आदमी को 2 पीस, 2 टुकड़ा किया, हाँ 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, एक यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इस तरह से बच्चे को 2-3 बच्चे को ऐसे पकड़ पकड़ के चीर दिया गया पूरा। लुगैन गांव में कोई 128 मुसलमानों का न सिर्फ कत्लेआम हुआ, बल्कि उन्हें खेत के अंदर दफन कर दिया गया और उसके ऊपर कॉलीफ्लावर यानी गोभी रोप दिया गया, सिर्फ इसलिए कि सबूत मिट जाए। भागलपुर राइट में ऐसे कितने मास ग्रेव्स हैं, ऐसे कितने कब्रें हैं जो आज तक शायद दरियाफ्त नहीं हो पाई है। Just a day after the riots began, thousands of people belonging to a particular community surrounded the entire Lagaon village where presently I am standing. Then over 118 people were systematically butchered, their bodies first dumped in this particular pond. The water of this pond had turned red. Gradually, their bodies were picked up and they were buried inside the adjoining. और एक मेरे ही गांव में 116 मुसलमान मारे गए थे और सभी घरों को जलाया गया था, सभी को लूट लिया गया था, सारा धन संपत्ति। कुछ एक लोग बचे थे भाग करके, कुछ छिप करके, उसमें से मैं भी एक हूँ। कुछ बाहर के भी लोग थे, अधिकतर गांव के लोग थे, लेकिन दंगाइयों में तो चारों इलाके के हिंदू थे। आस पड़ोस के जितने भी लोग गांव थे, हर गांव के 150 हिंदू बलवाई थे। उसमें से इर्द गिर्द के ज़्यादा ही लोग थे, दूर दराज के तो लोगों को पहचानना बड़ी मुश्किल था। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1100 और अनऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2300 से लेकर के 3000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें 90% मुसलमान थे। इस कत्लेआम की आग भागलपुर के तकरीबन 250 गांव तक पहुंची, जहां 11,500 घर लूट लिए गए और जला दिए गए। 50,000 लोग घर से बेघर हो गए। 68 मस्जिद और 20 मज़ारों को भी जला दिया गया, तोड़ दिया गया और शहीद कर दिया गया।
600 पावर लूम्स और 1700 हैंड लूम्स को जलाकर राख कर दिया गया। यहां आप लोग ये जान लीजिए कि बिहार और यूपी के अंदर मुसलमानों में सबसे अच्छी हालत भागलपुर के मुसलमानों की थी। भागलपुर चूंकि सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और सिल्क सिटी का जो इंडस्ट्री है भागलपुर का, उसमें मुसलमान बहुत डोमिनेंट थे। आप इमेजिन कीजिए कि 600 पावर लूम्स और 1700 हैंड लूम्स जलाना मुसलमानों के लिए कितना बड़ा इकोनॉमिकल धचका रहा होगा और कितना बड़ा नुकसान होगा। इन सब के बीच पुलिस का, मीडिया और जुडिशियरी का और गवर्नमेंट का क्या रोल था, उस पर नजर डालते हैं और उसको समझते हैं। जब इंग्लिश स्कूल से बॉम्ब फेंका गया तो पुलिस ने कुछ मुसलमान घरों से तलाशी ली, जहां अगले दिन हिंदुस्तान पेपर में यह खबर पब्लिश किया गया कि पाकिस्तान मेड वेपन्स उनके घरों से बरामद हुआ है, जो सरासर झूठ था। परबत्ती गांव के एक तालाब से कुछ कटी फटी लाशें मिली, जिसे लोकल मीडिया पोर्टल्स ने फौरन यह डिक्लेयर कर दिया कि यह हिंदू की डेड बॉडीज है। ये टोटल 12 लाशें थी। कुछ दिनों के बाद यह मालूम हो पाया कि ये सारे मारे गए लोग मुसलमान थे। जो एक विक्टिम, जो सर्वाइवर थे, मोहम्मद जावेद, उनके फैमिली के लोग थे। इसी तरह से सिटी एसपी के मारे जाने की खबरें, भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में रहने वाले 400 हिंदू स्टूडेंट्स को मुसलमानों ने मार दिया, ऐसी अफवाह। और तो और भागलपुर में जो विमेंस कॉलेज हैं, उसके गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को मुसलमानों ने रेप कर दिया, ऐसी झूठी अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के जरिए बहुत ज़्यादा फैलाया गया और सर्कुलेट किया गया, जिसमें मीडिया का और जो प्रेस है उसका बहुत क्रूशियल रोल था। जबकि इन तमाम बातों में कोई सच्चाई न थी, मगर इन सारी चीज़ों ने मुसलमानों के खिलाफ आग में घी का काम कर गई। इसके उलट कुछ सोर्स ये बताते हैं कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, उन्हें मुसलमानों ने ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि सेफली उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। Bhagalpur, I can say that the RSS was very much involved on the ground in instigating people, in spreading the rumors, because the Bhagalpur pogrom started with the rumor that some Hindu boys had been killed in a hostel, which was completely a false rumor. Right. But it had been started by these kind of groups, in 89. इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने बाज़ाब्ता से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और प्रेस का एक विलन मेंटालिटी और फॉल्स प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन की वजह से भागलपुर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। लोगैन में मुसलमानों के कत्लेआम में सर्वाइवर मोहम्मद नसीम ये कहते हैं कि आतंकवादियों और दंगाइयों की एक भीड़ को जगदीशपुर पुलिस स्टेशन के एएसआई रामचंद्रा सिंह खुद लीड कर रहे थे, जहां 128 लोगों का कत्लेआम हुआ। मतलब पुलिस के देख रेख में मुसलमानों को कत्ल करके खेत के अंदर दफन कर दिया गया और उसके ऊपर गोभी बो दी गई। चंदेरी गांव में भी कत्लेआम से पहले वहां आर्मी तैनात थी, मगर पास के गांव में माहौल खराब है, ऐसी एक झूठी मैसेज के जरिए पुलिस ने आर्मी को उस गांव से निकलवा लिया। फिर वहां 70 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। स्वरूप कृष्णा द्विवेदी, एसके द्विवेदी का नाम आपको याद होगा। जब अगस्त 1989 में मुहर्रम और विशारी पूजा में डिस्प्यूट हुआ तो इन्होंने कहा था कि भागलपुर के मुसलमानों के लिए हम इसको भागलपुर को करबला बना देंगे। फिर उसके बाद मुसलमानों के कत्लेआम में वो खूब आतंकवादियों और दंगाइयों के साथ रहे, बल्कि इस हद तक मुजरिम और गुनाहगार थे और कातिल बने हुए थे कि उस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर तक दे दिया। In Bhagalpur, as we have said in the book, the police in fact turned partisan and was supporting the mobs. In fact, one of the biggest massacres, which is the most notorious ones, the Logain massacre, the police was complicit. And one of the officers who was then later on punished was a police officer, because they were involved in killing people, first dumping the bodies in the well, then burying them in a cauliflower field. So the police was very much complicit, and there are other instances also. So the law protectors or the upholders, they become either the perpetrators or they side with the perpetrators. ओवरऑल भागलपुर में दंगाइयों, आतंकवादियों और पुलिस का एक साथ मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर की शमूलियत थी। स्टेट और सेंटर दोनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मगर न सिर्फ ये कि कांग्रेस गवर्नमेंट दंगा रोकने में नाकाम रही, बल्कि यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस के लीडर इस कत्लेआम को हवा देने में बराबर के शरीक थे। आप ये देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ट्रांसफर ऑर्डर को इशू कर देते हैं, मगर दंगाई पुलिस और आरएसएस और वीएचपी के लोग इतना ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करते हैं कि एसपी का ट्रांसफर ऑर्डर का जो डिसीजन है उसको चेंज करना पड़ता है।
यहाँ मैं डॉक्टर सुरेश खैरनार का एक लफ्ज प्राइम मिनिस्टर को डिटेन करना कोट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है आरएसएस, वीएचपी और दंगाई पुलिस ने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को डिटेन कर लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो ट्रांसफर ऑर्डर को वापस नहीं ले लिए। उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेरी यादें मेरी भूली में लिखा है कि कांग्रेस के लीडर्स अपने पर्सनल और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और जेलसी की वजह से इस कत्लेआम को फ्यूल देते रहे। उन्होंने खास तौर से भागवत झा आज़ाद और फॉर्मर स्पीकर शिव चंद्रा झा को मेंशन किया है। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स की इन हरकतों की शिकायत प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से भी की थी। इन सब के बीच हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बिहार में ब्राह्मण और राजपूत के वर्चस्व की लड़ाई में मुसलमान निशाना और ईंधन बन गए। जैसे चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिन्हा राजपूत फैमिली से आते थे और उन्होंने जिन लोगों के एक्यूज किया, भागवत झा आज़ाद और शिव चंद्रा झा, ये ब्राह्मण फैमिलीज से थे, जिनके ऊपर बराबर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इस दंगे को और इस कत्लेआम को फ्यूल दिया। और जब बिहार का मुख्यमंत्री एक राजपूत नेता को जब बना दिया गया, तो जो ब्राह्मण लॉबी जो कि भागवत झा आज़ाद के भी खिलाफ थी, वह फिर से सत्येंद्र नारायण सिंह के खिलाफ हो गई, जिसमें जगन्नाथ मिश्र, शिवचंद्र झा, भागवत झा आज़ाद, ये सभी के सभी इस राजपूत लॉबी के खिलाफ हो गए। और इसका परिणाम यह हुआ कि सत्येंद्र नारायण सिंह के रहते हुए भागलपुर में जो दंगा हुआ, उसकी बुनियाद में ये सारे लोग शामिल थे, क्योंकि भागवत झा आज़ाद उसी भागलपुर जिला से लगातार सांसद चुनकर दिल्ली जाते रहे थे। ये उनका क्षेत्र था। चंद्र झा जो ब्राह्मणों के नेता थे, उनका भी यही क्षेत्र था, और जगन्नाथ मिश्रा बगल में सहरसा के रहने वाले थे। भागलपुर राइट के इंक्वायरी के लिए 3 कमीशन बनाई गई, फॉर्म की गई। किसी एक शहर में एक राइट और एक कत्लेआम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3-3 कमेटी बनाई जाए और उसकी जरूरत पड़े, यह अपने आप में एक भद्दा मजाक है। बहरहाल पहली कमीशन जस्टिस आरसी प्रसाद सिन्हा और शमसुल हसन के अंदर में बनी, जिसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट 6 साल में सबमिट किया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और प्रेस का मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम में बराबर की जिम्मेदारी रही और यही लोग इसको हवा देते रहे। फिर एक और कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसकी सदारत जस्टिस आर.एन. प्रसाद कर रहे थे। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही फनी एडवाइस है मुसलमानों के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग उन पर भरोसा करें, तो उन्हें आईएसआई के साथ अपना जो कनेक्शन है, अपना जो रिलेशन है, उसको तोड़ना होगा। मतलब यह कि कोई गरीब आदमी जो ऑटो चलाता है, या कोई आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जिसको दीन और दुनिया का पता नहीं है, उसका आईएसआई से लिंक हो सकता है, और इसकी वजह से 1100 लोगों को मार दिया गया। फिर 16 साल के बाद 2006 में नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने दोबारा से इसकी जांच करवाई। 1000 पेज के कमीशन की रिपोर्ट को जस्टिस एनएन सिंह ने लीड किया था। नीतीश कुमार ने थोड़ा सा फाइनेंशियल कंपनसेशन और अदालती कार्रवाई करवाई, मगर एसके द्विवेदी को अपने कार्यकाल में उन्होंने बिहार पुलिस का डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया। इस पूरे कत्लेआम में 864 केसेस फाइल किया गया, जिसमें 535 केसेस यूं ही क्लोज कर दिया गया, और जिन 1284 लोगों को एक्यूज बनाया गया, उनमें से ज्यादातर लोग लैक ऑफ एविडेंस के बेस पर छोड़ दिए गए। कंपनसेशन और इंसाफ के नाम पर मुसलमानों के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक किया गया, क्योंकि चंद एक लोगों को सजा हुई, मगर वो भी 20 या 25 साल के बाद, और वो तमाम मुजरिमीन मुसलमानों के कत्लेआम के गुनहगार शहर में आज आज़ाद घूम रहे हैं। बिहार में मुसलमानों के मसीहा समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव भागलपुर राइट के बाद MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव इक्वेशन के थ्रू सत्ता में आए। न सिर्फ ये कि सत्ता में आए, बल्कि 15 साल हुकूमत में रहे, मगर भागलपुर के मुसलमानों के लिए इंसाफ के नाम पर कुछ नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि जो एक भागलपुर का सबसे बड़ा मुजरिम था कामेश्वर यादव, सिर्फ इसलिए उनको सज़ा नहीं दी और उन्हें आज़ाद छोड़े रखा क्योंकि वो लालू यादव के कम्युनिटी से यानी यादव कम्युनिटी से था। भागलपुर मुसलमानों के कत्लेआम के गुनहगारों में एक दूसरा बड़ा नाम है महादेव सिंह का। कहते हैं कि इसका अलग अलग गैंग्स में अच्छी पहुंच थी और ये सिल्क इंडस्ट्री में बड़ा बिजनेसमैन था, और इसका मुसलमानों से काफ़ी टफ कंपटीशन था। इसी की वजह से इसने मुसलमानों के बिजनेस को खास तौर से टारगेट करवाया। और पास्ट में हम इंडिया में ऐसे दंगों की एक खास पैटर्न देखते हैं, जहां मुसलमान बिजनेस में स्ट्रांग होते हैं, दंगा और फसाद और कत्लेआम करवा करके मुसलमानों को गरीबी और मुफलिसी की तरफ ढकेल दिया जाता है। लेकिन आप फसादात के ऊपर नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है
जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है, वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है। कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई है। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का या बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है। मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जो पैटर्न भागलपुर में फॉलो किया गया वही आज भी बाकी है। वही सेम टू सेम स्टाइल और तरीका हमें आज भी दंगों में नजर आता है। वही ज़बरदस्ती मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जुलूस और जुलूस में हथियार लहराना, अब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन, मस्जिद के सामने तमाशा और मस्जिद की बेहुरमती, फिर वही पत्थर फेंकने की ओल्ड और फेक और वन साइडेड थ्योरी, फिर दंगाइयों के जरिए मुसलमानों के घर, मकान, दुकान सबको जलाना और तोड़ना और उनका कत्लेआम करना। फिर अगर इन सब के बीच कोई दंगाइयों से मुसलमान बच जाता है तो पुलिस एट्रोसिटीज़ और कस्टोडियल डेथ, इन सब को जस्टिफाई करने के लिए मीडिया का जहर भरा फॉल्स प्रोपेगेंडा, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन की आधी अधूरी रिपोर्ट, फिर गवर्नमेंट और जुडिशियरी की टोटल फेल्योर कि 1000 दंगाइयों और आतंकवादियों में से शायद 5 लोगों को 35 साल के बाद सजा दे दिया जाए। और इन सब के बीच मुसलमान जहां थे वहीं रहे, ना अपने माजी से सीख सके, ना अपनी गलतियों से सीख सके, ना अपनी हालत को सुधार सके। भागलपुर के मुसलमान इस बात के लिए कसूरवार थे कि वो खतरों को भाप नहीं सके। हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात के लिए कसूरवार हैं कि वो भागलपुर के मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सके और ना ही इंसाफ कायम कर सके। मगर अब ये समझिए कि भागलपुर जैसे ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हमारे सामने हैं और बहुत सारे भागलपुर दोहराने को हमारे सामने फिर से तैयार है, क्योंकि तब मुसलमानों का कत्लेआम करके ज़मीन में दफन कर दिया गया था और उसके ऊपर गोभी इसलिए रोप दिया गया कि सबूत को मिटाया जा सके। मगर आज उस इंसिडेंट को सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ ये कि सेलिब्रेट किया जा रहा है, बल्कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट सबसे बड़े घिनौने क्राइम को करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।